मॉडर्न बहू को कॉपी करने वाली बूढ़ी सास। रानी बहन, हमें तो तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम भी शहर जाकर हमें भूल मत जाना। बहुत खुशी है कि तुम अपने बेटे के पास जा रही हो। तुम्हारे बेटे ने पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल की है और तुम्हें भी अपने पास बुलाया है। ये बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारे हाथों सिले कपड़े पहनने की आदत सी हो गई है बहन। शहर जाकर तुम अपना काम जारी रखोगी या बंद कर दोगी? मैं कभी अपना काम बंद नहीं करूंगी बहन। ये तो मेरा सबसे बड़ा शौक है, इसे मैं कभी नहीं छोड़ सकती। मेरे छोटे बेटे ने भी कहा है कि वो मुझे अच्छी सिलाई मशीन दिला देगा। अक्षय की मुंबई की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई थी। उसने एक बड़ी सोसाइटी में घर भी किराए से ले लिया था और गांव से अपने मम्मी पापा को भी अपने पास ही बुला लिया था। कुछ दिन के बाद रानी और मुरारी दोनों मुंबई आ जाते हैं। कितनी बड़ी और कितनी सुंदर सोसाइटी में फ्लैट है अक्षय का, हा? मेरा रिटायरमेंट तो यहाँ बड़े मजे से कटने वाला है। मैं अब बस टीवी देखूंगा और आराम करूंगा। सोसाइटी तो सच में बहुत बड़ी है। मेरा सिलाई का काम भी यहाँ बहुत अच्छा चलेगा। सिलाई के पैसे भी गांव से कई ज्यादा मिलेंगे। अरे और क्या, अब जब मैं कमाने लगा हूँ तो फिर आप क्यों फिक्र करती हो? आप दोनों ने बहुत काम कर लिया माँ, अब आप दोनों बस आराम करो। नाना, जब तक हाथ पाँव सलामत है मैं तो आराम नहीं कर सकती। तू तो मुझे कल ही मशीन दिला दे। अगले ही दिन अक्षय रानी के लिए सिलाई मशीन लेकर आता है। मुरारी रानी से कहता है, अरे भाई मशीन तो मंगवा ली, अब कपड़े किसके सिलोगी? जाओ तो पहले नीचे सोसाइटी में कुछ जान पहचान बढ़ाओ। किसी को तुम्हारे काम के बारे में पता चलेगा तब तो कोई आएगा तुम्हारे पास। और रानी अगले दिन सुबह ही सोसाइटी के गार्डन में जाती है। यहाँ तो बहुत औरतें दिखाई दे रही है। मेरा काम शुरू हो गया तो खूब चलेगा यहाँ। तेल लगे बाल, रिबन लगी चोटी, सिर पर पल्लू, माथे पर बड़ा सा कुमकुम, गहरी मांग और हाथों में भर भर कर चूड़ियां। इस ठेठ देसी अवतार में रानी सोसाइटी के गार्डन में घूम रही होती है कि तभी उसके पास एक मॉडर्न लड़की आती है। आंटी जी, मुझे मेड की जरूरत है। आप फ्री है? सुबह का काम है। किसकी जरूरत है? वैसे मैं यहाँ नई आई हूँ, यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ। ऊपर 16 माले पर रहती हूँ। थैंक गॉड इस गवार आंटी को समझ में नहीं आया। मैं तो इन्हें मेड समझ बैठी थी। सॉरी आंटी जी, मैंने आपको कोई और समझ लिया था। आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मिलते हैं। रानी कुछ दूरी पर खड़ी महिलाओं के पास जाती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है। सभी महिलाएं अलग अलग एक ग्रुप की थीं, लेकिन सभी ने मॉडर्न कपड़े पहने थे। हेलो जी, मैं रानी हूँ, यहाँ नई आई हूँ। रानी पर ऊपर से नीचे तक नजर डालकर महिलाएं फिर से अपनी बातों में मसरूफ हो जाती हैं। रानी को अटपटा सा लगता है, लेकिन वो इसे शहर का कल्चर समझकर वहीं खड़ी रहती है और उनकी बातों में शामिल होने की कोशिश करती है। आप लोग अपने कपड़े कहाँ सिलवाती हैं? यहाँ 2-3 बुटीक है, हम वहाँ से सिलवाते हैं। मैं ब्लाउज वगैरह सिलती हूँ। आप लोगों को अब दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे सिलवा लिया करना। जी बिल्कुल, अब तो हम आपसे ही सिलवाएंगे। मोनिका की बात सुनकर सभी औरतें मुंह दबाकर हंसती हैं और रानी के जाते ही उसकी हंसी उड़ाती हैं। ये गवार अब हमारे कपड़े सिलेगी? हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं भाई कि हमें इन रंग बिरंगी मैना के स्टाइल के कपड़े पहनने पड़े। होलिया देखा इसका, जोकर लग रही थी बिल्कुल। हम मॉडर्न औरतों को देखकर तो इस गवार को मुंह खोलना चाहिए था। खुद का ही होलिया देख लेती। हम इससे कपड़े सिलवाएंगे, ऐसा सोच भी कैसे सकती है ये गवार बूढ़ी आंटी। इसके सिले कपड़े पहनकर इसकी तरह कार्टून देखना है क्या हमें? वैसे ये नमूना हमारे एंटरटेनमेंट का अच्छा जरिया बन सकता है। सब महिलाएं खिलखिलाकर हंसती हैं और अपने अपने घर लौट जाती हैं। गांव की भोली भाली रानी घर आ जाती है और मुरारी से कहती है, आज तो कुछ औरतों से बात करके आई हूँ, सब बहुत अच्छी है, कल फिर जाऊंगी सुबह। रानी लगातार 4-5 दिन उन्हीं महिलाओं के पास जाती है और उनसे बात करती है, लेकिन वो लोग उसे ज्यादा भाव नहीं देते। रानी जब भी कुछ कहने की कोशिश करती, उसकी बात काटकर अपनी ही बात करने लगती। एक दिन रानी उदास होकर सोचती है, मुझे लगता है कि ये लोग सब मॉडर्न है ना, इसीलिए मुझे अपने में शामिल नहीं कर रही हैं। लेकिन मैं इनकी तरह बनने की कोशिश भी करूंगी तो नहीं बन पाऊंगी। कौन मुझे सिखाएगा इनके तौर तरीके? रानी नीचे जाना लगभग बंद कर देती है, लेकिन उसके मन में अपना काम शुरू करने की इच्छा बार बार उसे उकसाती रहती है। एक दिन वो मुरारी से कहती है, यहाँ की औरतें बहुत मॉडर्न हैं, मैं उनकी जैसी बन ही नहीं पा रही हूँ। मुझे अब एक बेटी की कमी बहुत महसूस होती है। कोई बेटी होती तो मैं उसकी देखा देखी यहाँ की औरतों के तौर तरीके और रहन सहन सीख लेती।
बेटी नहीं है तो क्या हुआ, तुम बहू लेकर आ जाओ। आज ही मेरे एक दोस्त ने अक्षय के लिए अपनी जान पहचान के एक परिवार की लड़की का रिश्ता सुझाया है। तुम अक्षय से बात कर लो कि वो क्या कहता है। हाँ, अब शादी लायक उम्र तो हो गई है उसकी। मैं आज ही बात करती हूँ। रानी अक्षय से इस बारे में बात करती है तो अक्षय उसे कहता है, मम्मी मुझे अपने ऑफिस की एक लड़की अच्छी लगती है। जिया और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं मम्मी, और शादी करना चाहते हैं। आप प्लीज पापा से उन लोगों को ना कहने के लिए कह दीजिए ना। तू बहुत समझदार है बेटा। तूने पसंद की होगी तो अच्छी ही लड़की होगी। मैं तुम्हारे पापा को समझा दूंगी। तुम उसके मम्मी पापा को बुलाओ घर पर। रानी मुरारी को समझा देती है और एक दिन जिया और उसके मम्मी पापा घर आते हैं। जिया सुंदर सी स्टाइलिश साड़ी और डिजाइनर ब्लाउज पहनकर आती है, जिस पर किया हुआ मेकअप और हेयर स्टाइल उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा रहे थे। रानी मन ही मन सोचती है, कितनी सुंदर लड़की है, कितनी मॉडर्न भी है। मेरी बहू बनकर आ जाएगी तो मैं इसकी देखा देखी यहाँ के तौर तरीके सीख जाऊंगी कि मेरी बेटी बनकर मुझे अपनी तरह मॉडर्न बना देगी। और सबकी रजामंदी से जल्दी जिया और अक्षय की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें रानी उन सभी महिलाओं को भी बुलाती है जो उन्हें नीचे मिलती थी। आज तो मेरी सुंदर सी मॉडर्न बहू को देखकर ये सभी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगी। और यही होता है। जिया के स्टाइलिश कपड़े, मेकअप और मैचिंग एक्सेसरीज को देखकर सभी महिलाएं उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाती। जोकर आंटी की बहू तो बड़ी मॉडर्न और स्टाइलिश है। कितनी अच्छी ड्रेसिंग की है, मेकअप भी कितना अच्छा किया है जोकर आंटी, और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। अब लगता है आंटी हमारी नहीं अपनी बहू की कॉपी करेंगी। सभी औरतें रस्म के बाद अपने अपने घर जाने लगती हैं और जाते समय भी जिया की खूब तारीफ करती हैं। रानी को खुशी भी होती है और वो बहू के सामने अपने आप को कम भी समझने लगती है। कुछ दिन के बाद जिया फिर से ऑफिस जाना शुरू कर देती है। ऑफिस के पहले दिन जिया तैयार होकर हॉल में आती है। वाह, कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है बहू ने। मेकअप ने तो बहू का रूप ही बदल कर रख दिया है। ये हील, चप्पल और पर्स कितना जच रहा है। जिया और अक्षय बाय करके ऑफिस निकल जाते हैं। उनके जाते ही रानी जिया के कमरे में आती है। पूरा कमरा सेंट की खुशबू से महक रहा है। बहू का ड्रेसिंग टेबल भी कितना सजा हुआ है। मेकअप की कितनी चीजें रखी है यहाँ पर। अलमारी देखती हूँ। रानी जिया की अलमारी खोलती है तो वहाँ एक से बढ़कर एक स्टाइलिश कपड़े सजे होते हैं। उन पर हाथ फेरकर रानी सोचती है, आज बहू जब आएगी तो मैं उसे कहूंगी कि मुझे भी अपनी तरह तैयार होना सिखा दे। मैं तो उसकी कॉपी करके ही मॉडर्न बन जाऊंगी। जिया ऑफिस से आती है। उसके कुछ ही देर के बाद रानी उसके पास आकर कहती है, बहू तुम तो कितने अच्छे कपड़े पहनती हो। तुम्हारा मेकअप और तुम्हारी हर चीज कितनी मॉडर्न है, बिल्कुल यहाँ रहने वाली औरतों की तरह। तुम मुझे भी अपनी तरह रहना सिखा दो। आप जैसी है वैसी ही अच्छी है मम्मी जी। आप मेरी तरह क्यों बनना चाहती है? वैसे भी ये एक दिन में सीखने वाली बात नहीं है। इसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जाने दीजिए ना। रानी कई बार जिया से यही बात कहती है और जिया भी हमेशा एक ही जवाब देती है। अब रानी ये बात कहना छोड़ देती है। मुझे लगा था कि मेरी मॉडर्न बहू मुझे अपनी तरह मॉडर्न बनने में मेरी मदद करेगी, लेकिन इतनी बार कहने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, उसे देखकर खुद ही सीख लेती हूँ। रानी अब अपनी मॉडर्न बहू की हर हरकत को बड़े गौर से देखने लगती है और दरवाजे से छिप छिप कर उसे तैयार होते हुए भी देखती है। एक दिन जिया के ऑफिस जाने के बाद, आज तो मैंने बहू को मेकअप करते हुए देखा है। मैं उसके कमरे में जाकर वैसा ही मेकअप करने की कोशिश करती हूँ जैसा वो कर रही थी। उसकी कॉपी करके मैं भी उसकी तरह मॉडर्न बन जाऊंगी। रानी अपने चेहरे पर कुछ ज्यादा ही फाउंडेशन, कंसीलर और लाली लगा लेती है। उसे लगता है कि उसने परफेक्ट मेकअप किया है, लेकिन असल में वो बहुत ही खराब दिखती है। ये सब लगाकर मैं कितनी गोरी लग रही हूँ। इसके बाद बहू ने क्या लगाया था? हाँ, ये काजल और मस्कारा लगाया था। ये तो लगा लिया। अब बहू की तरह जरा होठों को भी रंग लेती हूँ। कौन सी लिपस्टिक लगाऊं? जिया के मेकअप के तरीके याद करके रानी मेकअप पूरा करती है और अलमारी में से उसकी एक मॉडर्न ड्रेस निकालकर पहन लेती है, जो उसके बेडौल शरीर पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। इन मॉडर्न कपड़ों में मैं थोड़ी मोटी लग रही हूँ, लेकिन मेकअप तो गजब का किया है मैंने। अक्षय के पापा सो रहे हैं, तब तक मैं नीचे जाकर आती हूँ। रानी ऐसे ही नीचे आ जाती है और सबको अपनी तरफ गौर से देखते हुए देखकर खुश होकर सोचती है, मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ कि सबकी नजर मुझ पर से हट ही नहीं रही है। सब मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। चलो अब मोनिका और बाकी लेडीज को भी दिखाती हूँ जाकर।
सब हैरान रह जाएंगी मुझे देखकर। रानी धीरे धीरे चलकर मोनिका और बाकी महिलाओं के पास आ रही होती है। अरे देखो वो कौन आ रही है, जो भी है कितनी फनी लग रही है। अरे ये तो जोकर आंटी है। आज तो मस्खरी करने के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ देगी आंटी। रानी इतराती हुई सबके पास आकर खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो जी, कैसी है आप सब? हम बिल्कुल ठीक है, आप तो आज बहुत खूबसूरत लग रही है। मेकअप और ड्रेसिंग भी गजब का किया है, बहू का कमाल है शायद। हाँ, बहू का ही कमाल है। अब जब बहू इतनी स्टाइलिश है तो सास कैसे पीछे रह सकती है भला। वैसे आपने कौन सा पार्लर से करवाया है मेकअप? मैं भी अब से वही जाऊंगी। मेकअप अच्छा लगा ना आपको? मैंने किसी पार्लर में नहीं करवाया है, मैंने खुद ही किया है। जब आप कहेंगी तब आपको भी कर दूंगी। रानी इतराती हुई वापस घर आ जाती है। उसके मुड़ते ही औरतों को हंसने की नई वजह मिल जाती है। सच में गवार होने के साथ साथ बेवकूफ भी है ये। हम इसका मजाक उड़ा रहे थे और वो समझ भी नहीं पाई। उम्र छुपाने के लिए बुढ़िया ने चेहरे पर पुताई ही कर ली है शायद। उम्र छुपाने के लिए भी और हमारी तरह मॉडर्न दिखने के लिए भी। होठों पर लाल पेंट लगाकर तो ज़ॉम्बी लग रही थी बिल्कुल। बहू की कॉपी करने चली है शायद, लेकिन ये भूल रही है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अपनी शक्ल एक बार आईने में देख लेती बुढ़िया तो खुद ही घबरा जाती। घर आकर रानी फिर से आईने में खुद को देखती है और बहुत खुश होती है। जिया के आने के पहले ही वो उसकी हर चीज को जगह पर रख देती है। शाम को जिया को कमरे में कुछ गड़बड़ सी लगती है, लेकिन थकी होने के कारण जिया इस बात को इग्नोर कर देती है। ये फाउंडेशन यहाँ कैसे आ गया? लगता है जल्दबाजी में मैंने ही रख दिया है। अगले दिन भी रानी जिया को मेकअप करते हुए देखती है और उसके जाने के बाद उसकी एक मॉडर्न ड्रेस पहनकर उसी की तरह मेकअप करने की कोशिश करती है। जैसे तैसे अपने को एक टॉप और जीन्स में फिट करके वो नीचे आ जाती है और आज भी सभी की हंसी का पात्र बन जाती है। नीचे गार्डन में ये बुढ़िया तो लगता है सठिया गई है। बहू की उम्र देखती नहीं और उसके जैसा बनने के लिए उसकी कॉपी कर रही है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कहीं की। मैं भी तो इसी की उम्र की हूँ, लेकिन खुद पर जो सूट करता है वही पहनती हूँ। वैसे मुझे लगता है कि हमें इन्हें अपनी किटी पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए। वही पुराने घिसे पिटे गेम्स खेल खेल कर तो बोरियत होने लगी है। आंटी के आने से थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। सभी को रचना का सजेशन अच्छा लगता है और अगले ही दिन सब इस बारे में रानी से बात करती हैं। रानी को और क्या चाहिए था, वो भी तुरंत हाँ कर देती है। आज जाकर मेरी मेहनत सफल हुई है। उन औरतों ने तो आज मुझे खुद आकर अपनी किटी पार्टी में आने की बात कही है। ये सब बहू की तरह मेकअप और कपड़े पहनने का नतीजा है। अब जल्दी ही मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। रानी की खुशी देखकर मुरारी कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसे भी रानी का हुलिया कुछ अच्छा नहीं लगता है। किटी वाले दिन बहू ने उस दिन ऑफिस की पार्टी में जो ड्रेस पहनी थी, आज मैं वही पहनूंगी। और उसने जो बड़े बड़े रिंग कानों में पहने थे, मैं भी वही पहन लूंगी। उसका पर्स भी ले लूंगी जो उसने लिया था। उसकी तरह मेकअप तो करना आ ही गया है मुझे, बाल भी मैं वैसे ही बना लूंगी। अपनी और अपनी बहू की उम्र के फर्क को इग्नोर करते हुए रानी बहू की कॉपी करते हुए तैयार होती है और वैसे ही बड़ी हील्स पहनकर गिरते संभलते किटी के लिए निकल जाती है। अरे आओ रानी, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। लेडीज अटेंशन प्लीज, हमारी पार्टी की रौनक रानी आ गई है। ओह वाओ, कौन है ये सुंदर परी? आज तो आप गजब ही ढा रही है रानी जी। इतनी मॉडर्न और यंग लग रही है, तो क्यों ना एक तड़कता फड़कता डांस हो जाए। रानी भी अपने आप को जिया के कपड़ों में उसी तरह से यंग और स्टाइलिश समझ लेती है और बाकी लेडीज के साथ डांस करती है। लेकिन गांव में ढोलकी की ताल पर ट्रेडिशनल डांस करने वाली रानी डांस करते हुए अजीब सी लगती है। औरतें उसकी बहुत हंसी उड़ाती हैं। आज तो तुमने गजब ही ढा दिया है रानी, जी करता है तुम्हारी नजर उतार दूं। चलो अब बहू के कपड़े जैसे थे वैसे रख देती हूँ। अब तो आए दिन किसी न किसी के यहाँ किटी होती है और रानी अनजाने में ही कपड़ों और मेकअप की वजह से सबके मनोरंजन का साधन बन जाती है। एक दिन रानी सोचती है, बहू के कपड़े तो एकदम स्टाइलिश होते हैं। उससे पूछती हूँ कि वो कहाँ से सिलवाती है। मैं उसी टेलर के पास यहाँ के हिसाब से मॉडर्न कपड़े सिलना सीख लूंगी। सिलाई तो वैसे भी मुझे आती है। और उसी दिन रानी इस बारे में जिया से बात करती है तो ऑफिस के काम से थकी हारी जिया उसे दो टूक जवाब दे देती है। आप भी ना मम्मी जी, एक ही चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। आप ये मान क्यों नहीं लेती कि अभी आपका जमाना नहीं है? अब आपकी उम्र हो गई है, आप चाहकर भी ना तो खुद मॉडर्न बन सकती है
और ना ही दूसरों के लिए मॉडर्न कपड़े सिल सकती है। अरे तुम क्या लेकर बैठ गई हो मम्मी? आखिर तुम्हें बदलना क्यों है? और हम दोनों जब अच्छा खासा कमा रहे हैं तो फिर आपको क्या जरूरत है सिलाई का काम करने की? सिलाई करना मेरा शौक ही नहीं, जुनून भी है। तुम लोग मेरा साथ चाहे दो या ना दो, मैं अपने आप को भी बदलूंगी और मॉडर्न कपड़े भी सिलूंगी। अब तो रानी दोगुने जोश से अपने जुनून के पीछे लग जाती है। एक दिन मम्मी जी, कुछ दिन बाद मेरे भांजे का बर्थडे है। मैं अपने लिए ड्रेस बनवाने के लिए डाल कर आती हूँ। आप भी अपनी अच्छी सी साड़ी देखकर रख लीजिएगा, हम सबको जाना है। ठीक है बेटा। जिया के घर से निकलते ही रानी भी उसका पीछा करती है। इस बात से बिल्कुल अनजान जिया बेफिक्री से अपने फेवरेट बुटीक में जाती है और उसे इंस्ट्रक्शन देकर कपड़े सिलने के लिए दे देती है। अगले दिन मुझे ये तो पता चल ही गया कि बहू कपड़े कहाँ से सिलवाती है। अब मौका मिलते ही मैं उसी बुटीक में जाकर मॉडर्न सिलाई सीखने की बात करके आती हूँ। एक दिन रानी को वो मौका मिल जाता है और मुरारी से पार्लर जाने का बहाना बनाकर वो उसी बुटीक में आती है। जी कहिए, मुझे मॉडर्न टाइप के लेडीज कपड़े सिलना सीखना है। वैसे मुझे सिलाई तो आती है, बस आजकल के जमाने के हिसाब से नहीं आती। मुझे नहीं लगता आप इस उम्र में मॉडर्न कपड़े बनाना सीख सकती हैं। वैसे भी यंग लोगों की और आप बूढ़े लोगों की सोच और समझ में बहुत फर्क होता है आंटी जी। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी मैं रोज इतनी दूर आ भी नहीं सकती हूँ सीखने के लिए। अकेले मुझे आने नहीं देंगे और साथ में लाने वाला भी तो कोई नहीं है। रानी यहाँ भी ना उम्मीद हो जाती है, लेकिन वो जिया के मायके की पार्टी में पहनने के लिए बिल्कुल जिया जैसा ही सेम डार्क कलर का मॉडर्न ड्रेस वहाँ से खरीद लेती है, बिना ये सोचे कि उस पर ये जचेगा भी या नहीं। अगले दिन सोसाइटी में कल आप कहाँ जा रही थी रानी जी? बहुत जल्दी में थी आप। वो मैं बस पास ही में कहीं जा रही थी। आपने देखा था मुझे? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। रानी जल्दी से घर लौट जाती है। उसके जाने के बाद मोनिका सबको हंसते हुए बताती है, मैंने कल अपनी बालकनी में से रानी को देखा था अपनी बहू के पीछे जाते हुए। बहू शायद वहीं से ऑफिस निकल गई थी और लौटते समय रानी के हाथों में शानदार बुटीक का बैग था। इसका मतलब ये है कि रानी जी चुपके से अपनी बहू के फेवरेट बुटीक में गई थी और उसकी कॉपी करके ड्रेस लेकर आ गई। उफ, ये बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम अपनी फनी हरकतों से कब बाज आएगी? फैशन के चक्कर में अपने आप को और ज्यादा जोकर बना देती है। अब अगली किटी में यही ड्रेस पहन कर आएगी मैडम। कुछ दिन के बाद जिया के भांजे का बर्थडे होता है, तो वो सबको याद दिलाते हुए कहती है, मम्मी जी, पापा जी, याद है ना, आज शाम को आप दोनों को मेरे मायके आना है। मैं और अक्षय तो ऑफिस से ही डायरेक्ट वहाँ चले जाएंगे। मैं आपके लिए ऑफिस की गाड़ी भेज दूंगा, आप दोनों उसी से आ जाना। 6 बजे तैयार है ना? ठीक है, बाय। अक्षय और जिया ऑफिस निकल जाते हैं और रानी को खुला मैदान मिल जाता है। वो जल्दी से अपने हाथ पांव के नाखूनों पर नेल पेंट लगा लेती है और चेहरे पर जिया का फेस पैक लगाकर टीवी के सामने बैठ जाती है। तुम तो भाई ऐसे तैयार हो रही हो कि जैसे हमें बर्थडे पार्टी में नहीं बल्कि किसी की शादी में जाना है। अपने कपड़े तो अच्छे से देख लिए हैं ना तुमने? पहली बार बहू के मायके जा रहे हैं हम। तैयार क्यों नहीं होंगी भला? लगना भी तो चाहिए मॉडर्न बहू की मॉडर्न सास। आज तो पार्टी में रंग ही जमा दूंगी मैं। शाम को मुरारी के मना करने के बावजूद भी रानी डार्क लाल रंग का चमकीला पार्टी गाउन पहन लेती है और उस पर खूब सारा मेकअप थोप लेती है। बहू ने भी लाल रंग की ही लिपस्टिक लगाई होगी, मैं भी वही लगा लेती हूँ। बहू ने बाल खुले रखे होंगे, मैं भी खुले ही रख लेती हूँ। रानी बिना सोचे समझे जिया की कॉपी करके खुद को और भद्दा बनाती जाती है। अब लग रही हूँ ना मैं बिल्कुल बहू की तरह। बहू भी मुझे देखकर हैरान रह जाएगी और खुशी से मुझे गले ही लगा लेगी। हमें सब सास बहू कम और बहनें ज्यादा समझेंगे। जिया की ऊंची हील की सैंडल पहनकर रानी जैसे तैसे कार में बैठती है। मुरारी को तो उसकी तरफ देखने का मन भी नहीं करता है। जिया के मायके में जैसे ही दोनों कार से उतरते हैं, जिया के घर वाले जिया और अक्षय सिर पीट लेते हैं। ये क्या है जिया, तुम्हारी सास तो हमारी नाक ही कटवा देगी। अब हम ऐसे हुलिये में उन्हें सब मेहमानों से कैसे मिलाएंगे? शालिनी और घर के बाकी लोग केवल मुरारी का परिचय करवाते हैं और रानी को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। घर आकर जिया और अक्षय रानी पर खूब बरसते हैं। आपने तो मेरे मायके में मेरी नाक ही कटा दी मम्मी जी। सब मुझे कह रहे थे कि मैं इतनी स्टाइलिश होकर भी आपको ऐसे लेकर आई हूँ। खूब देर तक सबकी बातें सुनने के बाद रानी का सब्र जवाब दे जाता है और वो कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मुझे मेकअप और बाकी बातें सिखा दे, लेकिन तुमने हर बार या तो मेरा मजाक उड़ाया या फिर मुझ पर नाराजगी जताई। अब रानी बोलती जा रही थी और जिया को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आपने मुझे बेटी समझकर मेरी हेल्प मांगी थी। मैं आपकी बात समझ नहीं पाई,
लेकिन अब हम मिलकर सब करेंगे। अब जिया छुट्टी लेकर रानी को रोज सिलाई और पर्सनल ग्रूमिंग की क्लासेस लेकर जाने लगी। कुछ ही दिनों में रानी की पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क आ गया। अक्षय उसके लिए पास में ही एक छोटी सी बुटीक खोलकर दे देता है। जो औरतें कभी रानी की पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाती थीं, अब वही उससे रिस्पेक्ट से बात करती हैं। मम्मी जी के बुटीक में तो इतनी भीड़ होती है कि अब तो मुझे भी अपॉइंटमेंट लेकर ही आना पड़ेगा। आई एम सॉरी मम्मी, मैं आपके टैलेंट और जुनून को समझ नहीं पाया। मैं तो समझ कर भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे तुम्हारे बुटीक में अकाउंटेंट की जगह मिलेगी क्या? कभी मम्मी जी मेरी कॉपी करती थी, अब मुझे मम्मी जी की कॉपी करनी पड़ेगी। इतनी अच्छी पर्सनालिटी हो गई है मम्मी जी की। सबसे अपनी तारीफ सुनकर रानी मन ही मन खुश होती है और दोगुने जोश से काम में जुट जाती है।